तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से वैदिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते हैं। दोस्तों, हम आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स का जो कोर्स तैयार करा रहे हैं उसमें कॉस्ट के अंदर एक कंसेप्ट आता है लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में। तो इस वाली वीडियो में हम आपको लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जो आपको समझना है वो ये समझना है कि एक होता है शॉर्ट रन और दूसरा होता है लॉन्ग रन। बिल्कुल आराम से आप कंसेप्ट को समझ लीजिए। लॉन्ग रन, तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। आपको पता ही है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की वजह से शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट भी होती है और कुछ कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। और जब आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। जबकि लॉन्ग रन में सभी की सभी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है। लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती, नो फिक्स कॉस्ट। तो क्योंकि इस स्थिति में कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से इस स्थिति में केवल आपको एक ही चीज मिलेगी, वो है टोटल कॉस्ट, जिसको कि आप लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के नाम से भी कह सकते हो। यानी कि शॉर्ट रन में हम इसको एसटीसी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एलटीसी, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। लॉन्ग रन का एल का मतलब लॉन्ग रन, एस का मतलब शॉर्ट रन। इसी हिसाब से जब आप इसको निकालोगे तो आपके पास फिक्स कॉस्ट भी होती है, इसी तरीके से शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, और इनका एवरेज, यानी कि शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और शॉर्ट रन एवरेज फिक्स कॉस्ट, और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। आप चाहो तो इस शॉर्ट को हटा सकते हो। आपका मन कह रहा है कि भाई नहीं, आपको ये शॉर्ट बोलना, तो आप इसे हटा दो, चलो छोड़ो इसको, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं आपके पास में। जबकि लॉन्ग रन में कोई फिक्स कॉस्ट होती नहीं है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगी। तो इससे डेफिनेटली ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका मतलब लॉन्ग रन में आपको मिलेगा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो इस वाली वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से डेरिवेट होती है। तो डिटेल में हम आपको समझाने वाले हैं। बेसिकली हम आपको समझाने वाले हैं कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से डेरिवेट होती है। तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से करते हैं। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि शॉर्ट रन में 7 टाइप की कॉस्ट होती है, लेकिन लॉन्ग रन में 3 तरह की कॉस्ट होती है, एसएसी, एलएमसी और एसटीसी, जिसमें से एसी और एलटी ये दोनों के दोनों एनवलप कर्व होते हैं, जबकि एमसी एनवलप कर्व नहीं होता है। तो एनवलप कर्व क्या होता है और क्यों नहीं होता है, यही सारी बातें अगर आप सही तरीके से समझोगे तो सभी तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप दे पाओगे, क्योंकि आपको एटलीस्ट कंसेप्ट की नॉलेज पूरी तरीके से होनी चाहिए। तो यहां पे मैं आपको इस कंसेप्ट के बारे में डिटेल में समझाना स्टार्ट करता हूं। तो बात करें अगर हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की, तो इसको एनवलप कर्व भी कहते हैं। अब देखिए, लॉन्ग रन जो हमारा कॉस्ट कर्व है वो क्या शो करता है, इट शो दी अ फर्म लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसका क्या मतलब है। मान लीजिए आप लॉन्ग रन में हो, लॉन्ग रन, तो अगर आप मान लीजिए 10 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हो लॉन्ग रन में, या 20 कर रहे हो या 30 कर रहे हो, इससे कोई मैटर नहीं है। यह दिखाएगा आपकी कि किस, मतलब एक तरीके से लोएस्ट कॉस्ट, आपकी लोएस्ट कॉस्ट दिखाएगा। यानी कि आपका आउटपुट का लेवल जो भी रहे, आपको लोएस्ट कॉस्ट दिखाएगा। ऐसे कर्व को ही हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व वो कर्व होता है जो आपके प्रोडक्शन की लॉन्ग रन मिनिमम कॉस्ट को दिखाने की कोशिश करता है।
इट इज यू शेप कर्व ड्यू टू रिटर्न टू स्केल। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं रिटर्न टू स्केल के बारे में। एक बार हम ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, एक बार दोबारा समझा देते हैं रिटर्न टू स्केल। देखिए रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल तीन तरीके का होता है। पहला है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि अगर आप इनपुट को इंक्रीज करते हो 10% से, तो जो आउटपुट इंक्रीज होगा वो 20% से होगा। यानी कि जितना प्रोपोर्शन में इनपुट इंक्रीज हुआ है, आउटपुट उससे ज्यादा इंक्रीज होगा। इसकी वजह होती है कि जो हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, लार्ज स्केल पर हम काम करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो हमें मिलती है वो ज्यादा होती है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से। यानी कि इस केस में इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा होती है डिसइकोनॉमीज स्केल से। इसीलिए जैसे जैसे आप प्लांट का साइज बड़ा करोगे, आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो गिरती चली जाएगी। यानी कि ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे, आपकी जो कॉस्ट है वो गिरती चली जाएगी। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी कि आपकी जो मिनिमम पॉइंट कॉस्ट है वो ये वाली है, ए बी सी और डी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो एलएसी है वो सभी मिनिमम पॉइंट को जोड़ भी सकता है और नहीं भी। कब जोड़ सकता है वो मैं आपको कंडीशन आगे बताऊंगा। लेकिन बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अगर किसी भी फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिल रहा है, यानी कि जैसे जैसे वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट में कमी देखने को मिलेगी। इसका मतलब जैसे जैसे वो अपने प्लांट को इंक्रीज करती है, 10 का प्रोडक्शन करती है, 20 का प्रोडक्शन करती है, 30 का करती है, 40 का करती है, ऐसा देखने को मिलेगा कि जो उसकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है उसमें कमी देखने को मिलेगी। और इसको अगर हम जोड़ दें किसी एक लाइन से, तो ये कर्व बनेगा हमारा एलएसी, यानी कि ये डाउनवर्ड होगा। इसी तरीके से मान लीजिए दूसरा केस हम ले लेते हैं। ये तो हमारा पहला केस हमने आपको समझाया। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस है हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि एक फर्म की जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि लार्ज स्केल पर काम करने का फायदा, इट विल बी इक्वल टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी कि लार्ज स्केल पर काम करने का फायदा और लार्ज स्केल पर काम करने का जो नुकसान है वो इक्वल रहेगा, जिसकी वजह से जो फर्म की कॉस्ट है वो लगातार कांस्टेंट बनी रहेगी। यानी कि वो फर्म अपनी जो कॉस्ट है उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। और अगर आप इन सभी पॉइंटों को एक लाइन से जोड़ दोगे तो आपको एक सीधी लाइन मिलेगा, जिसको बोलते हैं एलएसी। इस तरीके का एलएसी कर्व बनेगा आपका लॉन्ग रन में, अगर आपके पास में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिल रही है। इसका मतलब आप जितना फैक्टर इनपुट बढ़ाओगे उतना ही आपका आउटपुट बढ़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस तरीके की होती है। तीसरा हम बात करें, तीसरी हम बात करें जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इस केस में क्या होता है, आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होती है ज्यादा होती है, कम होती है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से ज्यादा होने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करोगे आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि इस केस में आपका जो एलएसी है वो इस तरीके का होता है। तो बेसिकली एलएसी यू शेप का होता है। इसकी वजह देखिए है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैं आपको ये लास्ट में समझा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस तरीके से है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार दोबारा भी बताऊंगा ये वाला पॉइंट। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि हमारी जो कॉस्ट है वो गिरती है। ये कॉस्ट क्यों गिर रही है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी कि जब तक आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लागू होता है तब तक आपकी कॉस्ट गिरती है।
जिस केस में आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है आपकी कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है, और जिस केस में आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल लागू होता है उस केस में आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती है। इसको हम बोल देते हैं SAC1, इसको बोल देते हैं SAC2, ये हमारा SAC3, ये SAC4, 5, 6, और इन सबको अगर हम जोड़ दें, मैं आपको डिटेल दोबारा भी बताऊंगा दोस्तों, तो जो हमें कर्व मिलेगा इट इज कॉल्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। देखिए बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है उसकी वजह इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। जब तक इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लागू होता है तब तक आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट गिरती है। जब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल लागू हो जाता है तब आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज होकर कांस्टेंट हो जाती है, और जब डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल लागू होता है तब आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ती है। यही इसके यू शेप होने की वजह है। तो जैसा कि हमने आपको यहां पे समझाया, इट इज यू शेप ड्यू टू रिटर्न टू स्केल। किसकी वजह से होता है? रिटर्न टू स्केल होता है। द SAC कर्व इज डेरिवेटेड फ्रॉम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो किस तरीके से डेरिवेटेड होता है उसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये वाला डायग्राम है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास में हमें प्रोडक्शन करना है। सीधी लाइन नहीं बनी, सीधी लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में ऑप्शन क्या है, हमारे को मान लीजिए शर्ट बनानी है, हमारी शर्ट बनानी है। तो शर्ट बनानी है 100 या 200, हम दो ही प्लांट लेके चल रहे हैं। इसको मान लेते हैं स्मॉल प्लांट और इसको मान लेते हैं लार्ज प्लांट। यानी कि ये जब बनेगी तो लार्ज प्लांट पे बनेगी 200 शर्ट, और अगर 100 शर्ट बनानी है तो आपको स्मॉल प्लांट पे बन जाएगी। स्मॉल प्लांट की जो कॉस्ट है वो ये वाली है, जिसको हम बोल रहे हैं SAC1, और लार्ज प्लांट की जो कॉस्ट है मान लीजिए वो है हमारी ये वाली SAC2। हम ये मान के चल रहे हैं। अब सपोज कीजिए अगर आपको 100 शर्ट बनानी है तो एक ये वाली कॉस्ट है, इसको हम AQ बोल देते हैं। ये आ रही है प्लांट A की, जबकि प्लांट B की कॉस्ट देखिए कितनी आ रही है, ज्यादा आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 100 शर्ट का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप प्लांट A को ही चुनोगे, प्लांट B को नहीं चुनोगे। यानी कि ये वाला जो लेवल है ऑप्टिमम लेवल को बताने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो प्रोडक्शन का लेवल ये वाला रखना, दिस वन, अब ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ये हटा के, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो 200 शर्ट का प्रोडक्शन करना, तो 200 शर्ट के लिए देखिए ये वाला जो प्लांट है ये वाला आइडियल है, क्योंकि इस केस में जो लार्ज प्लांट है, इसको स्मॉल बोल देता हूं मैं, स्मॉल प्लांट की जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है, जबकि लार्ज प्लांट की कॉस्ट जो है वो कम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग प्लांट साइज पर, यानी कि अलग अलग प्रोडक्शन के लेवल पर आपका जो कॉस्ट होगी, ऑप्टिमम कॉस्ट, वो अलग अलग होगी। यही यहां पे लिखा हुआ है कि LAC कर्व इज टेंजेंट टू ऑल SAC कर्व। ये देखिए LAC कर्व जो होता है वो सभी SAC को स्पर्श करके बनता हुआ है LAC कर्व बनता है, जो मिनिमम ऑप्टिमम लेवल है उसको जोड़ते हुए। LAC कर्व इज द कर्व टेंजेंट टू ऑल SAC कर्व। इट रिप्रेजेंट इन्फिनाइट प्लांट साइज दैट फर्म कुड बिल्ड इन अ लॉन्ग टर्म। यानी कि ये बताता है कि एक फर्म बहुत सारे प्लांटों का प्रयोग कर सकती है, और हर प्लांट, जिस भी प्लांट का वो यूज कर रहा है, उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम है, लेकिन उनमें ऑप्टिमम लेवल कौन सा है वो हमें चुनना पड़ेगा। यानी कि मिनिमम कॉस्ट का मतलब ऑप्टिमम लेवल नहीं है। ऑप्टिमम लेवल कैसे अचीव होगा वो भी हम आगे बताएंगे। Assuming there is only 3 plant, the firm employ the plant yield minimum maximum output at a minimum cost। तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बताया हुआ है, डायग्राम को मैं आपको एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ। डायग्राम बेसिकली हम जो बताए हैं वही है। इसमें 3 प्लांट माने हैं, SAC1 स्मॉल प्लांट है, SAC2 लार्ज प्लांट है, मीडियम प्लांट है, SAC3 लार्ज प्लांट है। और ये समझाने की कोशिश ये कर रहा है कि अगर आप आउटपुट का लेवल A रखना चाहते हो तो SAC1 अच्छा है, C के लिए SAC2 अच्छा है, और D के लिए SAC3
3 अच्छा है, यानी कि अलग अलग प्लांट साइज पर आपका प्रोडक्शन का लेवल अलग अलग होगा। अब हम आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। एलएसी इज कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस कर्व क्यों होता है? क्योंकि ये सभी एसएसी को ढक लेता है, टेंजेंट कर लेता है। तो मैं आपको एक बार डायग्राम दोबारा से समझा देता हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। देखिए, मैं आपको कंसेप्ट की तरफ लेके चलता हूं। मान लीजिए हमारा, मान लीजिए हम क्या मान रहे हैं, सबसे पहले हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की वजह से घट रही है। हमने दो ही बनाए, एक एसएसी 1, एक एसएसी 2। इसका ऑप्टिमम लेवल हमारा ये वाला है, इसका ये वाला है। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अब मान लीजिए यहां पे हमारे को जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये कहलाता है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और मिनिमम हो गई, चाहे तो आप एक और बना सकते हो बिल्कुल इसी के लेवल पे। ये आपका है एसएसी 3, यहां से लेके यहां तक ये वाला, ये कहलाएगा हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और जब डिमिनिशिंग रिटर्न की बारी आई तो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली गई। ये है आपका एसएसी 4, ये आपका एसएसी 5। इसको मैं नाम दे देता हूं, इसके मिनिमम पॉइंट को डी, इसके मिनिमम पॉइंट को ए। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो एलएसी हो वो इन सभी मिनिमम पॉइंट को टेंजेंट करे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा जो इनको टच करेगा। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि वो सभी को टच करे, सभी को टच कर भी सकता है, सभी को टच नहीं भी कर सकता, डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेज में काम कर रहे हो। अगर आप इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में काम कर रहे हो तो ये इस तरफ टच करेगा, कर्व के लेफ्ट एंड पर, और यहां पे टच करेगा। उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, और इंक्रीजिंग में इसके राइट एंड पर इस तरफ टच करेगा। तो ये जोड़ के जो बनेगा वो उसके कहते हैं एलएसी। यानी कि जरूरी केवल सी, बी और सी के ही मिनिमम पॉइंट पे इसने टच किया है। यानी कि ये बी और सी दोनों के दोनों ऑप्टिमम पॉइंट है। जैसा कि इसमें क्या कर रखा है, केवल एक ऑप्टिमम पॉइंट दिखा रखा है एम, क्योंकि यहां से उसने केवल कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का केवल एक ही ग्राफ बना रखा है। लेकिन अगर आप दो बनाना चाहे तो दो भी बता सकते हो। यानी कि ऑप्टिमम लेवल कोई एक हो, ये जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एलएसी कर्व बनता है। आप बिल्कुल कंसेप्ट को दिमाग में रख लीजिए। वजह है इसकी रिटर्न टू स्केल। जब तक रिटर्न टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लागू होगा, यानी कि प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा, तो कॉस्ट गिरना शुरू हो जाएगी। जब प्रोडक्शन कांस्टेंट रह जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की वजह से, तो कॉस्ट जो कॉस्ट जो कर्व है वो कांस्टेंट हो जाएगा। और जब डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होगी, तब जो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगी, तब जो आपकी एलएसी है वो राइज करेगा। और यही इसके यू शेप होने की वजह है। कुछ पॉइंट आपको याद रखने, एलएसी का भी यू शेप, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एलएसी का भी यू शेप। द रीजन बिहाइंड इज यू शेप ऑफ एलएसी इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अकॉर्डिंग टू द लॉ, as plant size increase, AC of production decreases due to economies of scale. The economies of scale exist only upon the optimum plant size SAC. और इसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो स्केल लेवल है, यानी कि जैसे जैसे हम प्लांट साइज को बढ़ाते हैं, हमारे को पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं, फिर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं। तो पहले पहले प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो गिरेगी, और एक समय के बाद जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। इसको एनवलप कर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी एसएसी को अपने अंदर ढक लेता है। और इसको प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, क्योंकि इसी के बेस पर जो फर्म है वो प्लान कर पाती है कि उसको किस लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करना है। और याद रखिएगा कि एलएसी कर्व कैन बी हॉरिजॉन्टल। एलएसी कर्व हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इस तरीके का एलएसी कर्व भी हो सकता है। और ये किसको दिखा रहा है कि एक फर्म हमेशा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में ही काम कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा कंसेप्ट, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट के बारे में जानकारी हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो दोस्तों, अब तक हमने आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में बताया। अब हम इस वीडियो में आपको लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व किस तरीके से डेरिवेट होता है, उसके बारे में अब आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट में जो चेंज होता है उसी को बोलते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि एलएमसी मेजर द चेंज इन टोटल लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट पर यूनिट
चेंज इन आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट में चेंज हो रहा है लॉन्ग रन में, उसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं एलएमसी। एलएमसी कर्व इज डेरिवेटेड फ्रॉम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, यानी कि एसएमसी से एलएमसी बनाते हैं। लेकिन आप याद रखना कि एलएमसी कर्व डेरिवेटेड नहीं होता, वो सॉरी एनवलप कर्व नहीं होता, यानी कि सभी एसएमसी को ढकता हुआ ये कर्व नहीं बनता है। इसके अलावा एलएमसी कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसएमसी कर्व which is vertical line draw from point of tangency of correct corresponding SAC and LMC curve. The SMC curve can be below the LMC curve. देखिए LMC कर्व किस तरीके से डेरिवेट होता है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं, फिर ये जो लाइन लिखी हुई है इस पे मैं वापस आऊंगा। तो ये डायग्राम किस तरीके से डेरिवेट होता है पहले आप बहुत ध्यान से वो समझ लीजिएगा। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि LMC कर्व किस तरीके से डेरिवेट होता है और LMC कर्व एनवलप कर्व नहीं होता है। ये कुछ कंसेप्ट है वो आप समझ लीजिए। तो यहां पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप उन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट ड्रॉ एलएसी कर्व एज ए एनवलप कर्व। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एलएसी कर्व ड्रॉ करना है जो कि एक एनवलप कर्व की तरह हो। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं आपके लिए अलग अलग कलर के पेन यूज करूंगा जिससे कि आपको कंसेप्ट समझने में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। ठीक है, सबसे पहले आप समझ लीजिए नंबर 1 कि हम क्या कर रहे हैं, 3 एसएसी बना रहे हैं। ये हमारा है एसएसी 1, ठीक है जी, ये हमारा है एसएसी 2 और ये हमारा है एसएसी 3। ये 1 2 3 और ये इसका है मिनिमम पॉइंट ए बी और सी। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये जरूरी नहीं है कि वो सभी मिनिमम पॉइंट को जोड़ता हुआ बनाए। इस पे तो टच करेगा जो ऑप्टिमम लेवल होगा, इसके लेफ्ट हैंड पर और इसके राइट हैंड पर वो टच करेगा। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है। तो हम क्या करते हैं, एक एलएसी कर्व ड्रॉ कर देते हैं जो इसको बी पॉइंट पे टच करेगा और इस तरीके से हमारा एलएसी कर्व बन गया। तो फर्स्ट ड्रॉ द एलएसी कर्व एज ए एनवलप कर्व, ड्रॉ एसएमसी कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एसएसी कर्व। अब देखिए हम जानते हैं कि एसएमसी कर्व जो है वो एसएसी को मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, हम सभी जानते हैं। तो हमें क्या करना है, एक एसएमसी कर्व बनाना है जो इसको मिनिमम पॉइंट पे टच करे, यानी कि ये हमारा हो गया एक एसएमसी 1, एसएमसी 2 और दिस इज द एसएमसी 3। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक एलएसी कर्व बनाया और जितने भी मिनिमम पॉइंट हैं उसको हमने एक तरीके से एसएसी को एसएमसी से कट करा दिया। उसके बाद ड्रॉ एसएमसी, ये हो गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एसएसी और एलएसी कर्व ड्रॉ द वर्टिकल लाइन टू एक्स एक्सिस। यानी कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ एसएसी एंड एसएमसी हमें एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। तो वर्टिकल लाइन हमें खींचने के लिए हम ये वाला कलर यूज कर लेते हैं। देखिए एक वर्टिकल लाइन खींचनी है यहां से, इसको हम बोल देते हैं x1। एक वर्टिकल लाइन ये खींचनी है, इसको बोल देते हैं x2 और एक वर्टिकल लाइन ये खींचनी है, इसको बोल देते हैं x3। इसको नाम भी दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं x, इसको बोल देते हैं y, क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी नाम डला हुआ है जी का। अब उसके बाद कह रहा है प्लॉट द पॉइंट वेयर दीज वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द एसएमसी कर्व। यानी कि हमें क्या करना है, उनको नाम देना है जिन पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो नाम मैं आपको दे देता हूं, एक ये नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं H, इसका तो भी ऑलरेडी है ही, और इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो हमें यहां पे एक मिल जाएगा, इसको बोल देते हैं N। देखो हमने क्या किया, इस लाइन से हमने वर्टिकल लाइन पे हमें ये पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट हमें मिल गया और एक ये वाला पॉइंट मिल गया। अब हमें क्या करना है, जॉइंट दीज पॉइंट्स, यानी कि हमें क्या करना है, एक लाइन, एक कर्व बनाना है जिसमें हम इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइंट कर दें। ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला, इसी को बोलते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हुआ है कि सबसे पहले हमें एलएसी ड्रॉ करना है। एलएसी ड्रॉ करने के बाद बिल्कुल सिंपल तरीके से, मैं आप चाहूंगे तो मैं आपको एक बार और बना के दिखा देता हूं जिससे आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं आपको ये डिलीट करके एक बार दोबारा समझा देता हूं।
देखिए बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर 1 हमें एक एलएसी कर्व बनाना है, और एलएसी कर्व जो होता है वो सभी एसएसी को जोड़कर बनता है। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ ठीक है जी, अब इसको पॉइंट दे देते हैं, इसको हम नाम दे दिया हमने ए, इसको बी, इसको सी। एलएसी कर्व जो होता है वो सभी एसएसी को जोड़कर बनता है। ये हमारा एलएसी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है एलएमसी, सॉरी एसएमसी। ये इसको इंटरसेक्ट करेगा मिनिमम पॉइंट पे, और इसके बाद हमें एक लाइन खींचनी है नीचे तक। चलिए इसका नाम दे देते हैं, पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी सी हो गया, इसको डी बोल देते हैं और इसको ई बोल देते हैं। अब हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है नीचे तक। ये हमारा x0 हो गया, इस पर पॉइंट हमें ये मिल गया, ये हमारा हो गया x1, और यहां पे हमारा जो पॉइंट है x2, और इसको हमें ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा, तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, इसको हम m बोल देते हैं। ठीक है जी, इसको हम h बोल देते हैं, इसको m बोल देते हैं। अब हमारा जो LMC कर्व है वो इन तीनों पॉइंटों को जोड़ के बनेगा, इस m को भी जोड़ते हुए। दिस इज कॉल्ड LMC कर्व। तो यही कर्व देखो यहां पे बनाया हुआ है, मैं आपको एक बार यहां पे बता देता हूं। देखिए ये LMC कर्व है, दिस वन, ये LMC कर्व है, और ये किसको जोड़ रहा है, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को जोड़ रहा है जो हमने आपको जोड़ के दिखाया है। तो इस तरीके से आप चाहो तो LMC कर्व को डेरिवेट कर सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से पढ़ देता हूं, इसमें क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि LMC कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस मतलब जोड़ के बनता है, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ SMC कर्व इज वर्टिकल लाइन, SMC कर्व विद वर्टिकल लाइन, यानी कि वर्टिकल लाइन हमने डाली गई है, इसको जोड़ के बनता है, वर्टिकल लाइन को, इस वर्टिकल लाइन को जोड़ के बनता है। कौन सी वर्टिकल लाइन को, लाइन ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एसएसी और एलएसी, यानी कि जिस पर एलएसी और एसएसी ड्रॉप टेंजेंट होते हैं, उस लाइन को वर्टिकल लाइन अगर हम खींच दें तो एसएमसी जो हमें मिलेगी उसको जोड़कर बनता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो एलएमसी कर्व है उसके नीचे भी एसएमसी कर्व है, इसलिए ये एनवलप कर्व नहीं कहलाएगा। तो ये कंसेप्ट है पूरा का पूरा, जिसमें हम आपको एलएमसी किस तरीके से डेरिवेट की जाती है वो हमने आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एलएमसी कैसे डेरिवेट किया जाता है उसके बारे में जितनी भी जरूरत है वो हो गई होगी। अभी के लिए इस टॉपिक में इतना ही। अगला जो टॉपिक हम कंटिन्यू करवाएंगे वो करवाएंगे हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व के बारे में, और ये भी कर्व जो होता है वो एनवलप कर्व ही होता है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में, सॉरी शुरू से बोलेंगे। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व जो कि एनवलप कर्व होता है उसको किस तरीके से डेरिवेट करते हैं। तो दोस्तों टोटल कॉस्ट कर्व जो होता है शॉर्ट रन में वो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है, लेकिन लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट ही वेरिएबल कॉस्ट होती है। यानी कि टोटल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व शो द मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन व्हेन एनी प्लांट साइज कैन बी बिल्ट। यानी कि आपका जो प्लांट साइज है, चाहे वो साइज 1 हो, प्लांट साइज 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लार्ज हो, हर प्लांट की मिनिमम ऑप्टिमम कॉस्ट को दिखाता है, उसको बोलते हैं LTC, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। LTC कैन एनी लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग LAC फॉर द आउटपुट। यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को अगर आप आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। LTC कर्व इज इनवर्सली एस शेप्ड। ये किस तरीके का होता है, LTC इनवर्सली एस शेप्ड का होता है, यानी कि इस तरीके का होता है, ऐसा इस तरीके का इनवर्सली एस शेप्ड। LTC कैन बी डेरिवेटेड फ्रॉम शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व, इट इज एनवलप कर्व। तो किस तरीके से डेरिवेट किया जाता है दोस्तों वो मैं आपको सिखा देता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आखिरकार LTC डेरिवेट किस तरीके से किया जाता है। देखिए सिंपल तरीके से समझने की कोशिश हम करेंगे। ये मान लीजिए एक प्लांट साइज है,
ये दूसरा प्लांट साइज है और ये तीसरा प्लांट साइज है, यानी कि ये हमारा है STC स्मॉल, STC मीडियम, STC लार्ज। अब इस पर देखिए पॉइंट मिलेगा हमें, एक ये वाला पॉइंट है जिसपे मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो वो पॉइंट जहां पर चेंज आ रहा है। इसी तरीके से एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, दिस वन। मैं दोबारा बता देता हूं पॉइंट, ये वाला जहां से इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है, इसको हम बोल देते हैं A, B और C। अगर हम इसको जोड़ दें एक कर्व से, तो ये भी हमारा उसी तरीके से लहरा के बनेगा, यानी कि इसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से ये है, सॉरी ये इसको तीनों को पॉइंटों को जोड़ के बनेगा। तो ये हमारा LTC हो गया, यानी कि LTC कर्व भी एक तरीके से इनवर्सली एस शेप का होता है, जो सभी SAC को अपने आप में ढक लेता है, सभी SAC को अपने आप में कवर कर लेता है। तो LTC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने चाहिए कि LTC कर्व इज अ एनवलप कर्व एंड कंटिन्यूअस कर्व, लगातार कर्व है, कोई डिस्कनेक्ट होता नहीं है। ईच पॉइंट ऑफ LTC कर्व इज फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट ऑन STC कर्व दैट रिप्रेजेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लांट हैविंग मिनिमम कॉस्ट, यानी कि जितने भी हमारे STC हैं उनका जोड़कर बनाया जाता है और इसलिए ये ऑप्टिमम प्लांट को ही दिखाने की कोशिश करता है। नो प्रोपोर्शन ऑफ SAC कर्व कैन एवर बी बिलो दी STC कर्व, यानी कि STC का कोई भी पोर्शन LTC से नीचे नहीं होता, जिसकी वजह से इसको हम L1F कर्व कहते हैं, क्योंकि जो LTC होता है वो सभी STC को ढक लेता है। LTC कर्व इज इनवर्सली एस शेप्ड। देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन शेप ऑफ STC एंड LTC। क्या डिफरेंस है कि जो STC है वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है, जबकि जो LTC है वो ओरिजिन पॉइंट से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि इस तरीके का होता है LTC क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता है, ये आप याद रखिएगा। और इसके पीछे जो वजह है वो है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सॉरी रिटर्न टू स्केल, यानी कि जिस केस में आपका जो रिटर्न टू स्केल है वही इसकी वजह है आपके एस शेप के होने की। The LTC curve is called a planning curve because each point of LTC curve give us a minimum total cost of production। इसको प्लानिंग कर्व कहते हैं क्योंकि हर लेवल पर, हर प्रोडक्शन के लेवल पर ये आपकी मिनिमम कॉस्ट को शो करता है। यानी कि LTC कर्व हमें शो करता है कि अगर हम एक प्लांट साइज को चुनते हैं तो लॉन्ग रन में हमारी मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी। तो अगर आप मान लीजिए किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि STC कर्व जो होता है, सॉरी LMC कर्व होता है वो एनवलप कर्व नहीं होता है, जबकि STC कर्व, सॉरी LTC कर्व और LAC कर्व जो है वो एनवलप कर्व होते हैं। और किस तरीके से डेरिवेट होता है पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने आपको समझाया। यानी कि ये जो कर्व है, मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू फिर से समझाने की कोशिश कर देता हूं, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो अभी यहां से दूर हो जाएगा। कि आपको क्या करना है, 3 प्लांट साइज आपको बनाने हैं और आपको एक ऑप्टिमम पॉइंट आपको ढूंढना है, और उस ऑप्टिमम पॉइंट को जोड़ते हुए जो कर्व बनेगा उसको बोलते हैं LTC। बेसिकली आपको ये याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।